फीचर्स बताई थी, कुछ विशेषताएं बताई थी, जैसे कि यहाँ पर 2 मेंबर होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिक से पैसा इनवाइट नहीं कर सकती अपने सिक्योरिटीज वगैरह के लिए। इनके शेयर्स वगैरह हैं जो उनके ट्रांसफर में ना रिस्ट्रिक्शन होती है। पब्लिक कंपनी की हमने बात की थी कि हमने कहा था मिनिमम तो 7 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, साथ में इनके यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है जब वो शेयर्स या सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करते हैं और किसी को, तो अपने शेयर बेचना चाहें, अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहें तो इजीली बेच सकते हैं। दूसरा, ये इनवाइट कर सकते हैं जनरल पब्लिक को टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, यानी उनके शेयर्स को, सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए लोग आवेदन दे सकते हैं। ये भी इनवाइट कर सकती है लोगों को कंपनी भी। ठीक है, चलिए उसके बाद इन्होंने कहा था a private company which is a subsidiary of a public company is also treated as a public company। यानी एक प्राइवेट कंपनी अगर सब्सिडरी है, उसके अंडर आती है, तो वो भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। ठीक है, आइए इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिमिटेड है या आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितनी आपने गारंटी दी है वो है यहाँ पर तो। और दूसरा जो है, यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी फॉर द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव नॉट पेड ऑन योर शेयर्स। आपके शेयर्स पर जो पैसा आपका बाकी है कंपनी की तरफ, वो आपसे कंपनी अधिकतम मंगवा सकती है। तो ये क्या है, आपकी लायबिलिटी है। चलिए इसके आगे हमने आज आपकी क्लास में स्टार्ट करना था, और इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है वो देखिए क्या है। ये थोड़े पेजेस आगे पीछे हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। आइए जी, आपके पास नेक्स्ट 1% कंपनी है, बट 1% कंपनी देखें कहाँ आ रखा है, इसमें पेज है भी या नहीं है। हाँ, ये नेक्स्ट हम आपके साथ पढ़ रहे हैं 1% कंपनी क्या होती है। 1% कंपनी, नाम तो समझ में आ ही रहा है कि 1% होता है यहाँ पे, तो समझ में आता है। तो 1% कंपनी क्या है, पहले तो मैंने आपको बताया था ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है हमारी कंपनीज एक्ट 2013 में। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था 1% कंपनी का। ठीक है, ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कंपनी एक्ट के थ्रू। सो इन्होंने लिखा भी है, इसे देखिए, द 2013 Act means the Companies Act has introduced a new type of entity, means a new concept to the existing list. Apart from forming a public and private company, the Act enables the formation of a new entity that is known as one person company. तो एक नया एंटिटी, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया 2013 वाला एक्ट, जिसमें कहा गया 1% कंपनी, जिसे शॉर्ट में हम ओपीसी बोल देते हैं कई बार। 1% कंपनी को क्या बोला, ओपीसी बोल दिया। अब ये ओपीसी है क्या, इसके बारे में बात करें। देखिए, एन ओपीसी मीन्स अ कंपनी, है तो कंपनी विद ओनली 1% एज इट्स मेंबर। ठीक है, इसके मेंबर कितने होते हैं, जैसे प्राइवेट में मिनिमम 2 होते थे और पब्लिक में मिनिमम 7 होते थे, यहाँ पे एक ही मेंबर होता है। इंपॉर्टेंट बात, एक ही मेंबर होता है। तो आप कहेंगे सर एक ही मेंबर है तो कंपनी कैसे बनी, बना दी, उन्होंने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, क्योंकि सोल प्रोपराइटर में समस्या क्या थी, देखो 1% कंपनी में सोल प्रोपराइटर में पता है क्या दिक्कत थी आप लोगों को, सोल प्रोपराइटर, वहां पे ना लायबिलिटी जो है, बताओ लायबिलिटी कैसी होती थी सोल प्रोपराइटरशिप में। अनलिमिटेड। बिल्कुल जी, अनलिमिटेड होती थी। ठीक है, यहां इस चीज के कारण लोग परेशान थे इस कॉन्सेप्ट से। कहते सोल प्रोपराइटर अकेले काम तो करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं, हम में है कैपेसिटी, बट ये अनलिमिटेड लायबिलिटी से डरते हैं हम लोग। तो 2013 को जो एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013 जो आया, उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। कहता है आप होंगे 1% ही, आप एक ही पर्सन होंगे, आप अपने बिजनेस को जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। इसके लिए लायबिलिटी क्या है, ठीक है,
और आपके पास नाम जुड़ जाएगा कंपनी का। ठीक है, आइए तो अब मेरे साथ यहां वापस आ जाइए आप। एक मिनट जी। हाँ, समझ में आया इसका फायदा क्या था, क्यों आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब आइए रिक्वायरमेंट्स पर, यानी एक 1% कंपनी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सॉरी, कहता है रूल 3(1) प्रोवाइड्स दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन एंड इज रेजिडेंट इन इंडिया shall be eligible to incorporate OPC। यानी OPC कौन बना सकता है, कोई भी नहीं। पहले तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन मींस लिविंग बीइंग होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं। जैसे हमने पढ़ा था कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक कंपनी एक अलग से 1% कंपनी बनाना चाहे तो बना सकती है, उसमें वो खुद ही रहे केवल, नहीं आर्टिफिशियल नहीं। इन्होंने कैसा कहा, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फॉरेन सिटीजन्स को नहीं बनाने देंगे हम, ये हमारे यहाँ का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, उसको हम बनाने देंगे। ठीक है, इसके बाद रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो इसका मतलब समझते हैं क्या है। ठीक है, इंडिया में रहने रेजिडेंट, हाँ इंडिया में। एक तो सिटीजन अलग चीज है, रेजिडेंट कहाँ है, रह कहाँ रहा है वो, इन दोनों चीजों पे ध्यान देना। सिटीजनशिप अलग, नागरिकता अलग है, और रेजिडेंसी अलग है, यानी घर जैसे कहते हैं ना, आपका रेजिडेंस कहाँ है, तो ये उसके रहने से बात चल रही है। ठीक है ना, तो ये पहले तो 3 बातें हैं जो जरूरी हैं, जो होनी चाहिए। इसके बाद कहते हैं नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी, यानी अगर किसी ने एक ओपीसी बना रखी है तो दूसरे नहीं बना सकता, क्योंकि एक ही तो व्यक्ति चाहिए होता है। अगर उसने खुद एक बना ली ओपीसी तो वो दूसरी नहीं बनाएगा, मोर देन 1 नहीं हो सकती। और ना ही नॉमिनी बन सकता है इन मोर देन सच कंपनी। ठीक है, मोर देन 1 सच कंपनी में नॉमिनी भी नहीं बन सकता। ठीक है, दूसरी बात, ये बात आपको क्लियर आई बिलीव। आइए अगले पॉइंट पर चलें। अगला पॉइंट क्या कहता है, सुनिए जी ध्यान से। अगला पॉइंट आपको कहता है कि ओपीसी इज कंपल्सरीली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट, यानी इसका कंपल्सरी कन्वर्जन हो जाएगा। कब होगा इसका कंपल्सरी कन्वर्जन, बताइए जी। देखिए, सॉरी, इसका कंपल्सरी कन्वर्जन कब होगा, इसका कंपल्सरी कन्वर्जन ये देखें, किसमें होगा, पब्लिक या फिर प्राइवेट में होगा। कब होगा, सर्टेन केसेस में, कहता है कुछ केसेस में हो सकता है। कब होगा, सुनिए जी। वेयर द पेड अप कैपिटल ऑफ ऑफिस एक्सीड्स 50 लाख, अगर आपकी कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, यानी जो बिजनेस में पूंजी लगी है, यानी आपका बिजनेस अब बढ़ रहा है, तो फिर आप ओपीसी नहीं चलाएंगे, छोटे लेवल पर काम करेंगे, ध्यान रखिएगा इसमें आप। ठीक है, या फिर आपका जो टर्नओवर है, एवरेज एनुअल टर्नओवर, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड रिलेवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, या 2 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर हो जाए। टर्नओवर का मतलब पता है क्या होता है किसी को, टर्नओवर का मतलब क्या है, पूरी बताएगा कोई। एनुअल इनकम, क्या बेटा, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम नहीं, ये टर्नओवर का मतलब होता है बेटा सेल्स, याद रहेगा, सेल्स होता है टर्नओवर का मतलब। ठीक है, अकाउंट्स में टर्नओवर का मतलब सेल्स है। एक और भी मतलब होता है टर्नओवर का, बिजनेस स्टडीज में कभी हम पढ़ेंगे, बट टर्नओवर मतलब सेल्स। ठीक है, तो 2 करोड़ से ऊपर की अगर सेल्स हो जाती है आपकी साल में, तो भी आप क्या कहलाएंगे, आपका कन्वर्जन हो जाएगा या तो पब्लिक में या फिर प्राइवेट में, डिपेंड करेगा। ठीक है, कहां जाएंगे आप। इट शैल सीज टू एंटाइटल टू कंटिन्यू एज ओपीसी, तो यानी अब वो सीज करेगी, बंद कर देगी, उसे अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगी एज एन ओपीसी। तो बात क्लियर है, क्या क्या कहा इन्होंने। पहली बात, रिक्वायरमेंट में नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए।
उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता, ना ही एक से ज्यादा में नॉमिनी हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, कहता है कई बार आपको ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कंपलसरी कन्वर्जन हो सकता है, या तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। कब होगा वो, अगर आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाए, कैपिटल जो है 50 लाख से ज्यादा हो जाए, या फिर आपकी जो सेल्स है यानी जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, 2 करोड़ 1 रुपए हो गया, 1 पैसा भी हो गया, तो भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। बताइए, यहां तक की बात मुझे बताइए, इतना सा ही पॉइंट है आपके यहाँ पे ये। अब इसके प्रिविलेजेस वगैरह पढ़ लेंगे हम। नहीं, अगला जो है मतलब प्राइवेट कंपनी के क्या प्रिविलेजेस हैं एज कंपेयर टू द पब्लिक कंपनी, कुछ फायदे मिलते हैं, छोटी कंपनी है ना, तो कंप्लायंस लॉ थोड़ा कम फॉलो करना पड़ता है उनको, तो वो पढ़ेंगे। ओपीसी इतना सा है आपकी बुक में, बताइए इसके अलावा नहीं है। सर अगर ये मतलब टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए या फिर 50 लाख से इनका एक्सीड हो जाए और फिर भी ये चलाते हैं तो इन पे केस होगा? नहीं, इसे बाय डिफॉल्ट पब्लिक या प्राइवेट कंपनी मान लिया जाएगा, ठीक है। और फिर अगर ये उनके कंप्लायंस पूरे नहीं करते ना, जो प्राइवेट कंपनी के लिए रूल्स रेगुलेशन है, अगर वो फुलफिल नहीं करते, पूरे नहीं करते, तो इन पे पेनल्टी लगेगी, इन पर पेनल्टी लगेगी, समझे। ओके सर। हाँ, इन पर पेनल्टीज लगेगी, केस टाइप कह सकते हैं आप उनको, ठीक है ना, पेनल्टीज लगती है इन पर। अगला जो टॉपिक है ये हमारा क्या है जी, सुनिए ध्यान से। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक प्राइवेट कंपनी को एज कंपेयर टू अ पब्लिक कंपनी। क्योंकि पब्लिक कंपनी में ना जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो उन पर ना ज्यादा रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। प्राइवेट कंपनी में आम जनता का पैसा नहीं लगा हुआ, कुछ लोगों का, ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों का ही पैसा लगा हुआ है, तो इसीलिए इनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कुछ रिलैक्सेशंस दी जाती हैं। आइए वन बाय वन सभी रिलैक्सेशंस को पढ़ें। एक काम कीजिए, पहले आप गो थ्रू कीजिए, अप टू 5 आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ, यहां तक आप करें इनको। सर ये बैरियर परमिशन क्या होता है? किस पॉइंट में है? प्रायर, प्रायर, अच्छा, प्रायर परमिशन मतलब फोर्थ पहले पॉइंट में। परमिशन लेनी पड़ेगी, ये यही है ना, मतलब परमिशन इन एडवांस। एडवांस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कहा है कि प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है, ठीक है, विदाउट विदाउट एडवांस परमिशन, मतलब उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से, क्योंकि लोगों का, जनता का पैसा नहीं है, इन लोगों का ही आपस में जो कुछ लोग हैं, ठीक है, तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से। बट अगर वो गवर्नमेंट कंपनी होती, तो गवर्नमेंट कंपनी अब अगर अपने डायरेक्टर को लोन दे रही है, तो उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और बढ़िए आप लोग।
4th पॉइंट हमने पढ़ लिया आपके साथ। और बताइए 1 to 5 में और कोई आपको समझाना हो तो पॉइंट, या चलो मैं पढ़ा देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला इन्होंने कहा अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 मेंबर्स। तो पहला इन्होंने क्या फायदा क्या है, ये केवल 2 मेंबर के साथ बन सकता है और वहां कम से कम 7 लोग चाहिए थे, तो एक फायदा हो गया, एडवांटेज है। सेकंड जो है कहता है प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में ना बस 2 ही डायरेक्टर्स चाहिए, और जो पब्लिक कंपनी होती है वहां कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, तो डायरेक्टर भी ज्यादा नहीं चाहिए आपको। आई बात समझ में। और तीसरा देखिए कहता है नॉट कंपल्सरी फॉर टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ मेंबर। इंडेक्स मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर, कौन कौन मेंबर है इसका इंडेक्स नहीं बनाना पड़ता, प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं है, पर पब्लिक कंपनी को बनाना पड़ता है, मैंडेटरी है उनके लिए। फोर्थ हम डिस्कस कर चुके। फिफ्थ देखो इनके लिए कंपलसरी नहीं है। क्या कंपलसरी नहीं है? टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है, और रिपोर्ट, ठीक है। बाकी पब्लिक वाले के लिए एसेंशियल है, और रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। इसके बाद 6 पॉइंट देखिए कहता है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर, अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन डायरेक्टर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने डायरेक्टर होंगे, अपॉइंटमेंट उनका कैसे होगा, या उनकी तनख्वाह कितनी होगी। पर पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, अपॉइंटमेंट पर भी, नंबर पर भी, रेम्युनरेशन पर भी, वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। देन पॉइंट नंबर 7 देखिए कहता है नॉट नेसेसरी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कब इशू होता है? जब कंपनी शेयर इशू करती है। शेयर इशू करते हैं ना तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। इनको प्रोस्पेक्टस, क्योंकि ये जो जो ये शेयर इशू करते हैं ना ये लोग, ये शेयर कुछ अपने जानने वालों को, हाँ जी सॉरी, तो आगे आए यहाँ पर हम लोग। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग। किसका मतलब बेटा? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस आपने सुना है? आप लोग प्रोस्पेक्टस आपके स्कूल में आपने कभी सुना हो? स्कूल में बच्चा एडमिशन लेने जाता है, कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है, तो उसे प्रोस्पेक्टस मिलता है। सुना है ऐसा आपने कहीं? प्रोस्पेक्टस वर्ड स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं? नो सर। नहीं सुना। मैं आपको दिखाऊं क्या अभी? एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूं आपको। मेरे पास बाई चांस आपके स्कूल का प्रोस्पेक्टस रखा है, मैं अभी दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिए। जरा मुझे सीट से उठना पड़ेगा। एक सेकंड बस।
पता नहीं आपको मेरा कैमरा दिखेगा या नहीं दिखेगा, मतलब कैमरे में दिखेगा या नहीं दिखेगा चीज, या विजिबिलिटी कैसी आएगी। ये मुझे स्कूल वालों ने एक दिन किसी के लिए दे दिया था, तो मेरे पास ही रखा था। पता नहीं इसमें वर्ड इन्होंने प्रोस्पेक्टस लिखा है नहीं लिखा है इसको। इन्होंने इस पे कुछ नाम नहीं डाला एक्चुअल में, बाकी इन जनरल ना इसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अगर आप साफ, अच्छा सॉरी मुझे यहाँ दिखाना है, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें ना प्रोस्पेक्टस लिखा होता है जनरली। मैं और कोई देखूं मुझे मिल नहीं रहा है, या मैं आपको रुको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लीजिएगा। मतलब ये जो स्कूल का ब्रोशर है ना, इसमें इन्होंने दे रखा है, जैसे मैं बोलूं इनका विजन क्या है, इनका विजन क्या है ये दे रखा है इन लोगों ने। विजन दिख रहा है ना, ये वर्ड विजन जो है आपके साथ थोड़ा इन्वर्टेड दिख रहा होगा कैमरे के कारण, विजन है। विजन के बाद इन्होंने अपने जो इनके मेंबर्स वगैरह है, चेयरमैन कौन है, ठीक है, सेक्रेटरी कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये बता रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल के डेस्क से इनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास। इसके अलावा आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है, अपने स्कूल की एक्टिविटीज के बारे में बता रखा है कि स्मार्ट क्लासेस कराते हैं। आपको शायद इमेज नहीं दिख रही है उस हिसाब से, बट मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है। स्मार्ट क्लासेस के बारे में बता रखा है, क्लासरूम क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, फैसिलिटेटर्स क्या क्या है इनके पास, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का कुछ बता रखा है, ठीक है। और कंप्यूटर लैब्स के बारे में बता रखा है, फिजिकल लैब, फिजिक्स लैब है, लाइब्रेरी के बारे में बता रखा है। मतलब समझ रहे हैं ना, स्कूल के बारे में डिटेल्स हैं, मैथ्स वगैरह सब कुछ जो भी है, ठीक है ना, सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो ऐसा ही प्रोस्पेक्टस कंपनी भी बनाती है, जहां पे कंपनी बताती है कि हम क्या काम करते हैं, हमारा क्या क्या किस इस एरिया में हमारा इंटरेस्ट है, हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, हम क्या क्या नया करने जा रहे हैं। अब ये सब बताना क्यों जरूरी है, क्यों कंपनी लोगों से पैसे लेने जा रही है, लोगों को बोल रही है कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। तो इन्वेस्टर जानना चाहता है ना कि भाई आप क्या करते हैं, आप लोग हमारा पैसा कहाँ लगाएंगे, सब चीजें वो जानना चाहता है। तो उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू, एक बुकलेट इशू की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोस्पेक्टस। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को प्रोस्पेक्टस भेजता भी हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें तो मैं आप लोगों को प्रोस्पेक्टस भेजता हूँ, ठीक है। या चलो बाद में भेज दूंगा प्रोस्पेक्टस, किसी कंपनी का भेजूंगा मैं प्रोस्पेक्टस आपको, आप उसे रीड कीजिएगा, देखिएगा। जैसे कोई मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है सीमेंट से हाँ रिलेटेड, तो हाँ वो जो जो ब्लॉक्स बनाती है कहाँ कहाँ यूज होता है उसे कह सकते हैं प्रोस्पेक्टस। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें सारी, एक तो वो अपने बारे में बताएंगे सब कुछ, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, यानी वो फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, किस चीज के लिए उनको पैसा चाहिए, सब कुछ बताते हैं वो, ठीक है। बाकी मैं भेजूंगा आपको, आइडिया लगेगा आपको, मुझे याद दिला देना, ठीक है। सर वो पापा कल लेके आए थे तब देखी थी वो शायद ऐसी बुकलेट। अच्छा अच्छा, लेकर आए थे, ठीक है ठीक है, नहीं तो मैं भी भेज दूंगा पीडीएफ में, इस तरह की चीजें होती हैं वहां पर, ठीक है। चलिए, तो प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी को तो जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि पब्लिक से पैसा ले रही हो। प्राइवेट कंपनी तो कुछ लोगों से, अपने जानने आने वालों से पैसा लेते हैं, जो ज्यादा लोग नहीं है, तो लॉ ने कहा भाई आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8th पॉइंट देखिए, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस, प्राइवेट कंपनी जो है ना, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट कंपनी। बट पब्लिक कंपनी को ना एक और सर्टिफिकेट चाहिए, अलोंग विद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उन्हें एक सर्टिफिकेट और लेना पड़ता है, जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। यानी प्राइवेट कंपनी जो है वो बस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेती है, पब्लिक को पब्लिक को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो लेना ही है, साथ में सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना होता है। तो 2 सर्टिफिकेट लेने होते हैं इनको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो ये भी एक फायदा है प्राइवेट कंपनी के लिए। और जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसके पास ये नुकसान है, मतलब नुकसान तो नहीं, क्योंकि कंप्लायंस करना पड़ता है उनको ज्यादा, बस ये चीज है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए जी, आपके पास प्रिविलेजेस आ गए ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। इसके बाद आपको मुझे क्या क्या पढ़ाना है मैं वो बताऊं जरा।
अब अगला हम फॉर्मेशन पर जा रहे हैं। फॉर्मेशन की बात करेंगे, बीच में कुछ कंपैरेटिव टेबल्स वगैरह आए थे, ठीक है। फॉर्मेशन पर चल रहे हैं और फॉर्मेशन में, हाँ जी, ये रहा फॉर्मेशन का पेज। आपके पेजेस थोड़े ना मेरे पास ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो यहां से स्टार्ट करना है फॉर्मेशन पर हमने, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जो हम बात कर रहे थे इतनी देर से कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे बनती है। पहले तो मुझे बताओ, पीछे सारे आपके जो प्रिविलेजेस थे समझ में आ गए जो प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है? तो मैं फॉर्मेशन वाले पार्ट पर चल सकता हूँ, बताइए बताइए बेटा, क्या क्लियर है आपको अपने सारे पॉइंट्स? अभी मुस्कान होल्ड पे है, कैसे हुई? शायद ये कॉल पे है या इसके कारण होल्ड पे दिखाता होगा बच्चा, ठीक है। बताइए, आगे चल सकता हूँ क्या मैं? जानवी आगे चले बेटा हम? यस सर। चलिए ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं जी हम लोग। अब फॉर्मेशन पर चल रहा है, यानी जो कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या फिर जैसे सिंपली आप कंपनी बोल रहे हो, वो बनती कैसे है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, सारी बातें करनी है आपके साथ। और इसमें हमें मेरे ख्याल से 1 से 2 क्लासेस लगेंगी कम से कम, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, उसको ना एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अब क्रिएशन में, उसके क्रिएशन में एक लीगल प्रोसीजर क्रिएट होता है, ठीक है ना। देखिए क्या क्या है, पहले इस लीगल प्रोसीजर में स्टेप्स देख लें आपके पास क्या क्या स्टेप है। तो आपको इन फॉलोइंग स्टेजेस को क्रॉस करना होता है। सबसे पहले तो प्रमोशन स्टेज है, कंपनी का प्रमोशन। कंपनी का स्टेज प्रमोशन कौन करते हैं? प्रमोटर्स। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन है, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन। फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, यहाँ पे कैपिटल मंगवाती है कंपनी, पैसा रिफाइंड करती है। उसके बाद है बिजनेस स्टार्ट करना। तो देखो, ये कमेंसमेंट वाला जो पॉइंट है ना, यहां तक प्राइवेट कंपनी को तो ये 3 ही करने होते हैं, और पब्लिक कंपनी को ये 4 करने होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, पब्लिक कंपनी 4 करेगी, प्राइवेट कंपनी बस ये 3 पॉइंट ही कवर करती है। बताइए जी, आया समझ में? सर थर्ड पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, यानी लोगों से पैसा मंगवाने का स्टेज है ये, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, तो सबसे पहले प्रमोशन स्टेज क्या है, एक बार आप लोग पढ़िए पहले, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। इसको जरा रीड कीजिए, प्रमोशन स्टेज क्या है। 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको। हाँ जी सुनिए, तो प्रमोशन स्टेज क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रमोशन क्या है? कहता है प्रमोशन स्टेज इंक्लूड ऑल द स्टेप्स
कहते हैं जो भी स्टेप होंगे ना फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो सारे स्टेप होंगे यानी कंपनी के फॉर्मेशन तक का, कंपनी जब तक बन नहीं जाती है तब तक वो सारे स्टेप किस में आते हैं जी, प्रमोशन स्टेज में आते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस। अब हमने क्या कहा, स्टेज में तो आते हैं, बट प्रमोशन का मतलब क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, यानी प्लान करना सब कुछ, ऑर्गेनाइज करना यानी अरेंज करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, अरेंज करना। क्या अरेंज करना, कहता है जो भी रिसोर्सेज चाहिए टू फॉर्म द कंपनी, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो अरेंज करना। समझे जी, प्लानिंग करना मतलब क्या क्या हमें करना है और उसके बाद सारी रिसोर्सेज को अरेंज करना, इसको प्रमोशन कहा जाता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति, अब प्रमोशन स्टेज में अगर जनरली बात करें तो देखो क्या कहा इन्होंने, कहते हैं बिजनेस आइडिया जो सोचते हैं, बिजनेस आइडिया के बारे में कि ये बिजनेस करना है हमें, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग, ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेट करना क्या है, बिजनेस फिजिबल होगा या नहीं होगा, फिर असेंबलिंग मतलब अरेंज करना चीजों को, ठीक है भैया ये करना है हमें तो ये रिसोर्सेज चाहिए, अरेंज करना, ठीक है, ताकि वो बिजनेस को सेटअप किया जा सके, उसके लिए सारा काम प्रमोशन स्टेज में आता है। जो सारा काम देखता है ये, जो सारा काम ये देखता है उसे कौन क्या कहा जाता है, प्रमोटर। तो प्रमोटर एक भी हो सकता है, एक ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रमोटर कंसीव बिजनेस आइडिया एंड टेक ऑल इनिशिएटिव। तो प्रमोटर जो है उस बिजनेस आइडिया को क्रिएट करता है, मतलब उसके दिमाग में ये आइडिया आता है और सारे इनिशिएटिव्स लेता है, सारे स्टेप्स लेता है ताकि कंपनी को बना सके। अभी हम प्रमोटर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रमोशन के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रमोशन क्या है। तो कंपनी के बेसिक जीरो लेवल से लेके कंपनी को स्टार्ट कराने तक का सारा काम प्रमोशन स्टेज कहलाता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो प्रमोटर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं उसमें, तो यही बात इन्होंने भी लिखा कि इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। मानो आईसीआई बैंक चाहता है कि हम एक कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आईसीआई बैंक क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया। अब बात करें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जिन्हें आप स्टेप भी कह सकते हैं, कि क्या क्या फंक्शन यानी क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रमोशन स्टेज में। सबसे पहला स्टेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना यानी ढूंढना कि क्या बिजनेस किया जाए, ये बिजनेस किया जाना चाहिए, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस आइडिया आपने ढूंढ लिया, उसके रिस्क वगैरह के बारे में देखा, सारी चीजें आपने स्टडी की, कितना पैसा चाहिए सब कुछ देखा, तो ये क्या है जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, अगला काम, ढूंढ तो लिया, अब फिजिबिलिटी स्टडी होती है, क्या जो आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढी है वो फिजिबल है, क्या प्रैक्टिकली उसे करना ठीक होगा, क्या इकोनॉमिकली वो ठीक होगी, क्या टेक्निकली उसे पूरा किया जा सकता है, उसे कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में देखिए क्या कहा गया है इन्होंने, कहता है the promoter start detailed investigation to give practical shape to the idea। practical shape दी जाती है यानी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है रिगार्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की, ये सारी चीजें सोची जाती है, दिमाग में रखी जाती है। तो अगर आपके फिजिबिलिटी स्टडी वो ओके है यानी किया जा सकता है, सब कुछ ओके रिजल्ट आते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज उसे रोक देते हैं, कहते हैं नहीं ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, या फिर कुछ अल्टरनेटिव और वो निकालते हैं उसके। अब आपके पास फिजिबिलिटी स्टडी में मैंने कहा टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं है, यानी कि आपके पास क्या वो टेक्नोलॉजी है जो आप काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, जो टेक्निक्स आपको चाहिए, जो स्किल्स आपको चाहिए, वो आपके पास हैं या नहीं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलेंगे। टेक्निकल के साथ फिजिबिलिटी, पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा ये भी देखना है, उससे रिटर्न कितना आएगा। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी समझ रहे हैं ना, कि कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितना फंड चाहिए,
और वो फंड हमारे पास अरेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर अरेंज हो पाएगा तो हम आगे चलेंगे, अदरवाइज कहेंगे प्रोजेक्ट को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद आगे चले हम लोग। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद, एक मिनट, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद अगला काम आप करेंगे इकोनॉमिक स्टडी। इकोनॉमिक स्टडी यानी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे। भाई पैसा तो है, चलो मान लिया, अब इस काम को करने में इकोनॉमिकली फायदा भी है या नहीं है कुछ, तो ये भी किया जाएगा। तो तीनों का आंसर जब हाँ आता है, जब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये स्टेज पूरा हो गया। उसके बाद अगला काम क्या है प्रमोशन में? अगला काम है कंपनी के नाम का अप्रूवल। हम जिस नाम से काम करना चाहते हैं उसके नाम को हमें अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है जी, उस नाम को क्या कराना पड़ेगा? अप्रूव करवाना पड़ेगा। वो नाम कैसे अप्रूव होता है, आइए इसके बारे में डिस्कशन करें। इंपॉर्टेंट है ये बात, तो डिस्कशन करते हैं। देखिए, नेम अप्रूवल की बात करें तो कहता है टू कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम्स। दो कंपनियों के एक जैसे नाम तो नहीं हो सकते। सो इट इज नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार। तो आपको अपना नाम कहां से अप्रूव करवाना है? रजिस्ट्रार से कराना होगा, जिसे हमने बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। शॉर्ट में इसे बोला जाता है आरओसी। क्या बोला जाता है? आरओसी बोला जाता है। तो आप आरओसी के पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, ठीक है ना, सो दैट इट डज नॉट मैच विद द अदर कंपनीज नेम। आरओसी क्या करेगा? देखेगा कहीं आपका नाम जो है किसी और कंपनी से तो नहीं मिलता। अगर मिलता होगा तो आपको नाम नहीं अलॉट करेगा। उसके साथ में कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको अलॉट नहीं कर सकते वो, जैसे, ठीक है, तो वो देखेगा वो क्या इस तरह का कोई नाम तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शनल लेवल नाम तो नहीं आप यूज करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, तो सारी चीजें देखता है। ठीक है, तो और आप यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपको नाम लेने होते हैं ना, आप एक नाम नहीं देते, तीन चार नाम भेजते हैं उनको कि प्रायोरिटी ऑर्डर में, कि पहले सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, ये नहीं मिलता तो दूसरे वाला मिल जाए, दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा मिल जाए। इस तरह प्रायोरिटी ऑर्डर में नाम भेजते हैं आप। और जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर वाला नाम आरओसी को लगता है कि आपको दिया जा सकता है, वो उसे अप्रूव करके आपको भेज देता है कि साहब आप इस नाम से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगता है नहीं ये वाला नाम तो मुझे नहीं रखना, तो आप दूसरा कुछ दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपने जब तीन ऑप्शन दिए हैं तो आपको तीनों में से कोई नाम मिल रहा है, तो आई बिलीव हम आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, अब आपका नाम अप्रूव हो गया। नाम अप्रूव हो गया, अगली बात आती है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये डॉक्यूमेंट है एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेटरीज कौन होंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें जो एसोसिएशन हुआ है इनका, ये जो कंपनी बना रहे हैं, इसके बारे में डिटेल्ड चीजें लिखी होती है, बातें लिखी होती हैं कि कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कंपनी के जो डायरेक्ट जो प्राइमरी या इनिशियल शेयर होल्डर्स कौन होंगे, ठीक है ना, उस कंपनी का एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा, कंपनी का बिजनेस क्या होगा, इस तरह की बातें लिखी होती है। जैसे पार्टनरशिप डीड होता था ना, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, तो उसमें उसको साइन कौन करेगा, उसके सिग्नेटरीज कौन होंगे? तो इन्होंने कहा है प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड। प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि साइनिंग कौन करेगा मेमोरेंडम की। कहता है आमतौर पर जो सिग्नेटरीज होते हैं ना, वो फर्स्ट डायरेक्टर सिग्नेटर होते हैं। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं कंपनी के, वो सिग्नेटरीज भी होते हैं। ठीक है, प्रमोटर ऑल्सो टेक रिटर्न कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। और प्रमोटर जो है उन डायरेक्टर से रिटर्न कंसेंट भी लेता है, उनसे रिटर्न कंसेंट लेता है, यानी लिखित में लेते हैं कि भैया आप डायरेक्टर बनना चाहते हो क्या इस कंपनी के? अगर चाहते हो तो लिखित में दो। ठीक है, कल को मना कर दें तो रिटर्न कंसेंट भी ली जाती है उनसे। ठीक है, एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर ना, ये हटा देना बेटा। ये जो लाइन है, अगर आपके पास बुक है तो ये हटा दो। ठीक है, ये अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना हट गया है। मैं दोबारा क्या हटाना है आप लोगों ने? ये कॉन्सेप्ट आज के समय हट चुका है। कंपनीज एक्ट 2013 में ये कॉन्सेप्ट अब है नहीं। ये पुराने कंपनीज एक्ट में हुआ करता था। तो ये जो है ना, यहां से ये क्वालिफिकेशन शेयर वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला, ये कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ करता था। अब ये हट गया है, तो ये वाला पॉइंट आप हटा दीजिएगा। ये बुक्स में आपके हो सकता है, पर इसकी जरूरत नहीं है अब कोई।
ठीक है। अब आपने सिग्नेटरीज यानी बता दिया कि कौन डायरेक्टर होंगे, एक तरीके से ये मान लीजिए डायरेक्टर्स ने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट होता है। प्रोफेशनल्स जैसे कंपनी का बैंकर कौन होगा, कंपनी का लॉयर कौन होगा, सॉलिसिटेटर कौन होगा, लॉयर कौन होगा, ठीक है, ये सब अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ चाहिए तो वो बनाए जाते हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह हो गया, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया। प्रोस्पेक्टस आपको पता है प्राइवेट कंपनी को नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो डिपेंड करेगा। तो ये और ये इन्होंने कहा है ये सारे डॉक्यूमेंट ना हम आगे पढ़ेंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे भी इनको डिटेल में। एक काम करते हैं, मैं अभी आपको इसी स्टेज तक रखता हूं, प्रमोशन स्टेज तक रखता हूं। इसके आगे मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई शुरू करूंगा, यानी हम 27 तारीख को शुरू करेंगे यहां से, 27/5/2021 कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके आगे के टॉपिक को। तो इसको फिलहाल यहीं ब्रेक दे देता हूं मैं। यहां तक मुझे डाउट बताइए, डाउट क्वेरी है क्या आपके मन में कुछ यहां तक? बताइए। मेमोरेंडम कौन से कॉन्सेप्ट से कहा गया है इसे, मेमोरेंडम मैम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम एक्चुअल में ये एक डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना, मेमोरेंडम का अगर आप मीनिंग देखें तो मेमोरेंडम के मीनिंग अगर आप देखें, पहले लिटरल मीनिंग देखो एक बार, एक डिक्शनरी में जाओ आप और मेमोरेंडम का मीनिंग बताओ, देखो क्या है वहां पर। बताइए। मेमोरेंडम का मीनिंग देखिए। मेमोरेंडम का मीनिंग होता है अ रिटन डॉक्यूमेंट, अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब आपने जोड़ा इसमें, यानी जो आपने एसोसिएशन बनाया है उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एसोसिएशन लिख सकते हैं आप इसे, ऑफ एसोसिएशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है एसोसिएशन का, यानी हम जो मिल रहे हैं आज आके, हम लोग कुछ मिलकर बिजनेस करने जा रहे हैं, उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें सारी बातें लिखी होती हैं। तो इसका नाम क्या दिया गया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया गया। क्या आपका सवाल यही था या कुछ और पूछना चाह रहे थे बेटा आप? बताइए। नहीं सर, ये ठीक है, चलिए और बताइए, इसके अलावा किसी के और कोई डाउट क्वेरी है तो? और बताइए, आप में किसी के भी कोई डाउट क्वेरीज हैं तो बता सकते हैं आप। सर प्राइवेट कंपनी अपना प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं बना सकती? बना सकती है, कंपल्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी जो है ना, सुनो मेरी बात, देखो प्राइवेट कंपनी ने जो कैपिटल लेना है, जो कैपिटल आना है ना, वो अपने रिलेटिव से, अपने नॉन पर्सन से लेना है, नॉन लोगों से, यानी फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स वगैरह होते हैं। तो लॉ ने कहा देखो आपको पैसा लेना है लोगों से, जब कोई भी आपके यहाँ पैसा लगाता है तो आपसे जानना चाहता है भाई आप क्या काम करोगे, तो ये लोग आपके बारे में जानते ही हैं, तो भाई इनको आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करो मत करो, हमें कोई देना देना नहीं है। पर पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी जो है वो जो कैपिटल लेती है ना, वो पता है कहां से लेती है? वो लेती है जनरल पब्लिक से।
जनरल पब्लिक से पैसा लेती है। अब जनरल पब्लिक से पैसा ले रहे हैं आम जनता। अब बताओ जनता आपके बारे में क्या जानती है? कुछ नहीं जानती। और बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को आप किस किस को ऑरली बताओगे या बुला बुला के समझाओगे? नहीं। तो आप क्यों ना एक डॉक्यूमेंट इशू कर दो। आप एक डॉक्यूमेंट इशू करो जिसमें सारी डिटेल्स दो। गिव योर डिटेल्स, योर डिटेल्स। अब अपनी डिटेल्स देंगे तो आप अपना नाम बताएंगे, नाम बताएंगे, आप अपना बिजनेस बताएंगे, ठीक है। आप कहाँ इस पैसे को यूज करेंगे, जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा ले रहे हैं उसका यूज बताएंगे। ये सारी चीजें बताई जाती हैं। और ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है? प्रोस्पेक्टस में। क्लियर हुई बात बेटा कि पब्लिक कंपनी को क्यों प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ रहा है और प्राइवेट को क्यों नहीं यूज करना, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ा? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए। तो और बताइए, इसके अलावा और कोई मन में डाउट है किसी के भी, पूछ सकते हैं आप लोग। कोई डाउट नहीं है और? बताइए। अच्छा, मुस्कान होल्ड पे ही है। मुस्कान के शायद या तो घर पे फोन आ गया होगा कोई, उसका फोन अभी भी होल्ड पर ही चल रहा है। और बाकी बच्चे चले गए सर हैं, ये हमारे 3 पास डॉट केवल से शायद होता है। क्या बेटा? ये साइड में जो 3 डॉट्स दे रखे हैं उसमें से भी होल्ड पे चला जाता है। अच्छा, उससे भी होल्ड पे चला जाता है क्या? अच्छा अच्छा। मैं तो नहीं डाल सकता ना आपको होल्ड में, मैं तो हटा सकता हूँ शायद, बस इतना है। पर ठीक है, मेरे ख्याल से वो बच्चे की तरफ से ही है, मेरी तरफ से नहीं है। ठीक है। तो और बता दीजिए, आप लोगों के किसी के डाउट हैं तो कोई, अदरवाइज हम